हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज फिर हम इस सीरीज़ को आगे फिर से शुरू करने वाले हैं। 500 क्वेश्चंस हम इसमें कराएंगे टोटल। कल पहला पार्ट करा दिया था और उसमें 125 प्रश्न थे। आज की वीडियो में टोटल 100 प्रश्न होने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। एम्स, जामिया, आईआईटीज़, एनआईटीज़ जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, जो भी नॉन टीचिंग के एग्ज़ाम हैं सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। 126 नंबर प्रश्न है, ज्वाइनिंग टाइम इज़ एडमिसिबल व्हेन ट्रांसफ़र इज़ इन। तो ज्वाइनिंग टाइम तब मिलता है जब ट्रांसफ़र पब्लिक इंटरेस्ट में हो। अगला प्रश्न है, अंडर सीसीएस ज्वाइनिंग टाइम रूल्स मिनिमम ज्वाइनिंग टाइम अलाउएबल इज़। तो जो मिनिमम ज्वाइनिंग टाइम होता है वो 10 दिन का होता है। अगला प्रश्न है, इफ़ रिलीव्ड इन द आफ्टरनून ज्वाइनिंग टाइम बिगिंस फ्रॉम। यदि किसी कर्मचारी को आफ्टरनून में रिलीव किया जाता है तो उसका ज्वाइनिंग टाइम नेक्स्ट डे से शुरू होता है। अगला प्रश्न है, ज्वाइनिंग टाइम मीन्स। तो ज्वाइनिंग टाइम का मतलब होता है जो नई पोस्ट ट्रांसफ़र के बाद जो आपको नई जगह पे ज्वाइन करने के बीच में जो टाइम दिया जाता है वो होता है ज्वाइनिंग टाइम। नेक्स्ट प्रश्न है 130 नंबर, ट्रांसफ़र ऑन रिक्वेस्ट इज। यदि आपकी खुद की रिक्वेस्ट पर ट्रांसफ़र हुआ है तो उस केस में कोई भी ज्वाइनिंग टाइम आपको अलाउ नहीं होगा, केवल आपको लीव दी जा सकती है ज्वाइन करने के लिए। अगला प्रश्न है, ज्वाइनिंग टाइम इज़ ट्रीटेड एज। तो ज्वाइनिंग टाइम को जो है ड्यूटी ही माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनयूटिलाइज ज्वाइनिंग टाइम कैन बी क्रेडिटेड टू। जो ज्वाइनिंग टाइम आप यूज़ नहीं करते हैं, सपोज दैट आपको 10 दिन ज्वाइनिंग टाइम मिला था और आप बिना मतलब आप जिस दिन रिलीव हुए नेक्स्ट डे ज्वाइन कर लिया आपने, तो आपका जो 10 दिन है वो ईएल के रूप में क्रेडिट कर दिया जाएगा, यानी अनलीव अकाउंट में आपके क्रेडिट कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, कंपनसेटरी अलाउंस लाइक एचआरए ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम। मतलब कंपनसेटरी अलाउंस जो है ज्वाइनिंग टाइम के पीरियड के दौरान किस टाइप से मिलते हैं। तो ये एडमिसिबल होते हैं, जैसे आपको मिल रहे होते हैं उसी प्रकार से। बस उसमें क्या होता है कि इनको प्रोपोर्शनेट दर से दे दिया जाता है अगर दोनों सिटी अलग अलग क्लास में हो तो। अगला प्रश्न है, सरप्लस स्टाफ ट्रांसफ़र अंडर रीडिप्लॉयमेंट आर। तो यदि सरप्लस स्टाफ को ट्रांसफ़र किया जाता है तो भी उनको जो है एलिजिबल होते हैं वो लोग ज्वाइनिंग टाइम के लिए। अगला प्रश्न है, ज्वाइनिंग टाइम इज रेगुलेटेड अंडर। तो ज्वाइनिंग टाइम जो है वो रूल 5 ऑफ सीसीए ज्वाइनिंग टाइम रूल्स के तहत जो है रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इन ट्रांसफ़र ऑर्डर आर चेंज्ड इन रूट इंटाइटलमेंट इज़ फ्रॉम। सपोज दैट आपका ट्रांसफ़र हुआ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, लेकिन उसी बीच आपने ज्वाइन करने से पहले ही क्या हुआ, फिर आपका ट्रांसफ़र किसी तीसरे प्लेस पर हो गया। तो जो ज्वाइनिंग टाइम के लिए मतलब सपोज दैट आपको 10 दिन पहले ज्वाइनिंग टाइम मिल रहा था और 8 दिन आपने जेटी अवेल कर लिया था, तो फिर जब आपका नए प्लेस पे ट्रांसफ़र होगा तो जिस दिन से आपको नए प्लेस का ऑर्डर मिलेगा उस दिन से फिर आपको जो भी एलिजिबल है, जिस हिसाब से वहाँ से नए प्लेस की दूरी जितनी है उसके अकॉर्डिंग फिर से आपका नए तरीके से ज्वाइनिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो रिवाइज ऑर्डर की डेट से जो है आपका जेटी फिर से आपका एंटाइटलमेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन डे ज्वाइनिंग टाइम इज़ विद इन द सेम सिटी इज़ अलाउड। तो रेसिडेंस चेंज, यदि आपका जो है रेसिडेंस चेंज हुआ है सेम सिटी में तो आपको एक दिन का जो है ज्वाइनिंग टाइम दे दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ज्वाइनिंग टाइम नॉट एडमिसिबल व्हेन ट्रांसफ़र। तो यदि आपका वही ऊपर पढ़ाया था, यदि ऑन रिक्वेस्ट है और ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो आपको कोई भी ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्वाइनिंग टाइम कैन बी कंबाइंड विद। तो ज्वाइनिंग टाइम जो है केवल सीएल को छोड़ के किसी भी लीव के साथ जो है आपका कंबाइंड किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है जनरल फाइनेंशियल रूल का। तो जीएफआर स्टैंड्स फॉर, जीएफआर का मतलब होता है जनरल फाइनेंशियल रूल्स। अगला प्रश्न है, ईएमडी स्टैंड्स फॉर। तो ईएमडी को बोलते हैं अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी इज़ यूजुअली। जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी होती है, सपोज दैट कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किसी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया
तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, उसके लिए एक सिक्योरिटी ले ली जाती है। तो वो जनरली क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू होती है उसकी 3 से 5% तक की जो कीमत है उससे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के रूप में जमा कर ली जाती है। पहले ये 3 से 10% थी, लेकिन अभी लेटेस्ट 3 से 5% है। अगला प्रश्न है जैम स्टैंड्स फॉर। तो जैम जो है होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। अगला प्रश्न है बिड सिक्योरिटी इज़ आल्सो कॉल्ड। तो बिड सिक्योरिटी को जो है ईएमडी भी बोला जाता है। ईएमडी भी हमने आपको बताया था, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट। नेक्स्ट प्रश्न है टीए ऑन ट्रांसफ़र इंक्लूड्स। तो टीए जो मिलता है ट्रांसफ़र पे उसमें जो है कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट भी होता है। अब आप सोच रहे हो कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट क्या होता है। तो कंपोजिट ट्रांसफ़र ग्रांट जो होता है, जो आपको पे मिल रही थी लास्ट मंथ में, तो ट्रांसफ़र पे आपको उसका 80% जनरली दिया जाता है बेसिक पे का। लेकिन यदि आपका ट्रांसफ़र हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप इधर साइड, तो आपको 100% जो है बेसिक पे का सीटीजी के रूप में दिया जाता है। अगला प्रश्न है टीए इज एडमिशिबल फॉर। तो टीए जो है केवल ऑफिशियल जर्नीज़ के लिए ही एडमिशिबल होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रोसीजर फॉर इम्पोजिंग माइनर पेनल्टी इज़ लिस्टेड अंडर। तो प्रोसीजर जो दिया गया है वह रूल 16 ऑफ CCS-CCA रूल। CCS-CCA मतलब CCA क्या होता है, क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील। तो CCS-CCA के रूल 16 में प्रोसीजर दिया गया है माइनर पेनल्टी इम्पोज करने का। अगला प्रश्न है टाइप्स ऑफ पेनल्टीज़ माइनर एंड मेजर पेनल्टीज आर लिस्टेड अंडर। तो जो इनका पेनल्टीज़ का क्लासिफिकेशन है वो दिया गया आपका रूल 11 ऑफ CCS-CCA रूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, आप इनको कहीं भी नोट कर लीजिए, रिवाइज कीजिएगा, और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि किसी भी एग्ज़ाम में पूछता हो। यही सब प्रश्न घुमा फिरा के पूछ लेता है। अगला प्रश्न है सस्पेंशन इज़ कवर्ड अंडर। तो सस्पेंशन जो है वो रूल 10 ऑफ CCS-CCA रूल्स में कवर्ड की गई है। अगला प्रश्न है सस्पेंशन इज। तो सस्पेंशन जो है कोई पेनल्टी नहीं है, खाली इसमें क्या होता है आपको ड्यूटी से अलग रखा जाता है, लेकिन आपको ऑफिस फिर भी जाना होता है। खाली अपनी ड्यूटी आप नहीं करते, वहाँ जाके हाजिर लगानी रहेगी और बस बैठे रहो। अगला प्रश्न है सब्सिस्टेंस अलाउंस इज पेड ड्यूरिंग। तो सब्सिस्टेंस अलाउंस सस्पेंशन के दौरान दिया जाता है। ये क्या होता है, जो आपकी पे होती है उसका 50% आपको सब्सिस्टेंस अलाउंस के रूप में मिलता रहता है जब तक आप सस्पेंड रहते हैं। फिर यदि आप जो है दोषी नहीं पाए गए तो वो पूरा का पूरा आपको पे मिल जाता है। अगला प्रश्न है ए सेंस्योर इज कैटेगराइज एज। तो सेंस्योर जो है वो माइनर पेनल्टी के रूप में कैटेगराइज किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं रिडक्शन इन रैंक इज़। तो रिडक्शन इन रैंक इज़ जो होता है वो मेजर पेनल्टी मानी जाती है। विदहोल्डिंग इंक्रीमेंट विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट इज़। तो विदहोल्डिंग इंक्रीमेंट जो है वो भी माइनर पेनल्टी है। अगला प्रश्न है अपील टाइम लिमिट इज़। तो अपील के लिए जो टाइम लिमिट दी गई है वो 45 डेज़ है। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, और साथ ही हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए और हम अपनी वीडियोज़ में क्या सुधार कर सकते हैं। और एक और अनाउंसमेंट, जैसे ही हमारे 400 सब्सक्राइबर हो जाएंगे फिर हम जामिया के जो है फुल मॉक आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करेंगे। हर वीक लगभग एक मॉक टेस्ट आपके लिए LDC, SO और असिस्टेंट और MTS इन सभी के लिए वो लगभग समान ही रहेगा। जो 25 नंबर का है वो थोड़ा सा बस इसमें MCQ है, तो हम पूरा फुल मॉक टेस्ट लाने की आपके लिए कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है एक्स पार्टी इंक्वायरी इज़ अलाउड व्हेन। तो एक तरफा इंक्वायरी तब की जाती है जब जो है ऑफिसर अब्सेंट हो। अगला प्रश्न है सस्पेंशन मस्ट बी रिव्यूड बिफोर एक्सपायरी ऑफ। तो यदि किसी को एक बार सस्पेंड कर दिया गया है तो उसको 90 दिन के अंदर अंदर जो है रिव्यू कर लिया जाना चाहिए, वरना फिर वो सस्पेंशन ऑर्डर वैलिड नहीं रहता है। अगला प्रश्न है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इम्पोजेज। तो ये जो है पेनल्टीज़ इम्पोज करने के लिए कॉम्पिटेंट होती है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। अगला प्रश्न है रूल फॉर CCS-CCA रूल्स डील्स विद। तो ये जो है सर्विस क्लासिफिकेशन से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा विच लीव कैन नॉट बी कंबाइंड विद एनी अदर काइंड ऑफ लीव। तो इसका आंसर होगा कैजुअल लीव। कैजुअल लीव को किसी और प्रकार की छुट्टी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्हाट लीव सैलरी इज पेबल टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैड बीन सैंक्शनड यूएल विद मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ हो या यूएल विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ कोई भी लीव सैलरी इसको दे नहीं होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, इफ़ एन एम्प्लॉय हु अवेल्ड लीव नॉट ड्यू रिटर्न्स टू ड्यूटी एंड रिजाइन सब्सिक्वेंटली विदाउट अर्निंग द क्रेडिट ऑफ एचपीएल, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन। तो पहली बात तो लीव नॉट ड्यू क्या होता है कि उस कंडीशन में दी जाती है कि भाई ये आने वाले टाइम में जो है एचपीएल अर्न कर लेगा, लेकिन उसने आते रिज़ाइन दे दिया तो उस पीरियड के दौरान उसने जो लीव नॉट ड्यू का पैसा लिया था वो उसको वापस करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ क्रेडिट ऑफ हाफ पे लीव फॉर ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ ऑफ सर्विस रेंडर बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो हमें पता है कि एक छमाही में 10 दिन एचपीएल और पूरे साल में 20 दिन एचपीएल मिलती है, तो उसी के अकॉर्डिंग मंथली निकाल सकते हैं। क्या होता है वो 5/3 पर मंथ के दर से जो है एचपीएल क्रेडिट की जाती है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ऑफ ईएल दैट कैन बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट एट ए टाइम इन वन स्पेल। मतलब किसी कर्मचारी को मैक्सिमम कितने दिन की ईएल दी जा सकती है एक बार में। तो ये है 180 दिन की ईएल जो है एक बार में दी जा सकती है किसी कर्मचारी को। अगला प्रश्न है, लीव अकाउंट ऑफ ए गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी मेंटेन्ड बाय। तो राजपत्रित अधिकारियों का जो लीव अकाउंट होता है वो ऑडिट ऑफिसर द्वारा मेंटेन किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ हाफ पे लीव दैट कैन बी अवेल्ड बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग हिज या हर एंटायर सर्विस इज। तो एचपीएल के लिए कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी एचपीएल काट सकता है जितनी उसके पास जमा है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडर वाट सर्कमस्टांसेस लीव नॉट ड्यू इज एडमिसिबल टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये कब मिलती है, जब उसके पास एचपीएल जमा नहीं है, क्योंकि ये आने वाले टाइम में जो एचपीएल जमा करेगा उसी के अगेंस्ट जो है लीव नॉट ड्यू दी जाती है। अगला प्रश्न है, इंडिकेट द रूल ऑफ मैटरनिटी लीव। तो मैटरनिटी लीव पहले तो पता ही होगा कितने दिन, 180 दिन मिलती है और ये किस रूल में है, रूल 43 ऑफ सीसीएस लीव रूल 1972। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इंडिकेट द रूल फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। तो ईओएल का जो रूल है वो है रूल 32 ऑफ सीसीएस लीव रूल 1972। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लीव अकाउंट ऑफ ए नॉन गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट शैल बी मेंटेन्ड बाय। तो अराजपत्रित अधिकारियों का जो लीव अकाउंट है वो हेड ऑफ ऑफिस द्वारा मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ आरटीआई। आरटीआई की फुल फॉर्म होती है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। कब आया था ये, 2005 में। अगला प्रश्न है हमारा, मेंशन द ईयर इन विच द आरटीआई एक्ट वाज इनेक्टेड। तो ये हमने बता ही दिया है, 2005। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द टाइम पीरियड फिक्स्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम वन पब्लिक अथॉरिटी टू द कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी। सपोज दैट किसी के पास गलत जगह पे एप्लीकेशन चली गई, गलत पब्लिक अथॉरिटी के पास, तो जो कंसर्न पब्लिक अथॉरिटी है उसको जो है 5 दिनों के अंदर अंदर वो ट्रांसफ़र कर दी जानी चाहिए एप्लीकेशन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आरटीआई वीक इज सेलिब्रेट एवरी ईयर। तो आरटीआई वीक जो 5 से 12 अक्टूबर तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पेनल्टी पर डे टू बी इम्पोज अगेंस्ट ए सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर फॉर गिविंग मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। 250 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी इम्पोज की जा सकती है। अगला प्रश्न है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन सिचुएटेड। इसका हेडक्वार्टर जो वो दिल्ली में सिचुएटेड है। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज़ द टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड फॉर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन इफ़ इट कंसर्न द लाइफ और लिबर्टी ऑफ ए पर्सन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा 48 आवर्स के अंदर अंदर सूचना दी जानी चाहिए यदि किसी की जो है जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन है। अगला प्रश्न है, विच कंडक्ट रूल प्रिवेंट्स द क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। रूल 9 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल जो है रोकता है गवर्नमेंट के को क्रिटिसाइज करने से। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ गिफ्ट टू बी रिसीव्ड ऑन ओकेजन ऑफ वेडिंग्स, फनरल्स, रिलीजियस फंक्शन बाय ए ग्रुप ए ऑफिसर। तो इन ओकेजन पे जो है ग्रुप ए ऑफिसर रुपये 25,000 तक की गिफ्ट ले सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
एक ग्रुप ए और बी ऑफिसर शैल नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट विदाउट सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इफ द वैल्यू एक्सीड कितना ₹5,000। अब आप बोलोगे कि भाई कोई ऊपर तो लिखा था कि 25,000, तो ये केवल पार्टिकुलर इन ओकेज़न के लिए था, बाकी के लिए 5,000 से ऊपर के यदि कोई गिफ्ट लेने हैं तो वो सैंक्शन लेना पड़ेगा सरकार से मतलब अपने डिपार्टमेंट से। अगला प्रश्न है, वेदर ए गवर्नमेंट सर्वेंट शुड गेट प्रायर सैंक्शन फॉर एक्वायरिंग या डिस्पोजिंग लैंड और वैल्यूबल प्रॉपर्टी। तो उसको प्रायर सैंक्शन शुड बी ऑब्टेन्ड, मतलब यदि वो कोई ज़मीन की खरीदारी बिक्री कर रहा है तो उसको जो है प्रायर सैंक्शन लेना चाहिए अपने डिपार्टमेंट से। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एन इंक्वायरी ऑफिसर इन ए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। तो इंक्वायरी ऑफिसर का रोल जो होता है वो टू कंडक्ट एन इंक्वायरी इंडिपेंडेंटली। अगला प्रश्न है, नॉर्मली हु कैन साइन द मेमोरेंडम ऑफ चार्जेज इन रेस्पेक्ट ऑफ मेजर पेनल्टी। ये जो साइन किया जाता है वो पनिशिंग या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी द्वारा साइन किया जाता है। अगला प्रश्न है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इज डन इन हाउ मेनी पार्ट्स। तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस जो है वो 3 पार्ट में किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाउ मैनी अमाउंट इज़ टू बी रिसीव्ड एज गिफ्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ फंक्शन लाइक एनिवर्सरीज, रिलीजियस फंक्शन, वेडिंग ऑफ ए ग्रुप सी ऑफिशियल। तो इसकी लिमिट जो है वो है ₹7500। ग्रुप ए की 25,000, ग्रुप बी की 15,000, ग्रुप सी की 7500। अगला प्रश्न है हमारा, ए गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिशेस एन आर्टिकल क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी विदाउट प्रायर परमिशन, विच रूल इज़ वायलेटेड। तो ये रूल 9 ऑफ CCS कंडक्ट रूल का वायलेशन होता है। अगला प्रश्न है, पार्टिसिपेशन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन ए स्ट्राइक इज़ प्रोहिबिटेड अंडर विच रूल। तो रूल 7 जो है CCS कंडक्ट रूल का, ये उसका वायलेशन है। अगला प्रश्न है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट डिस्क्लोजेज ऑफिशियल इंफॉर्मेशन टू मीडिया, वायलेशन ऑफ विच रूल। ये होता है रूल 11 में दिया गया है कि आप जो है कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, फेलियर टू मेंटेन डिवोशन टू ड्यूटी अमाउंट्स टू बी ब्रीच ऑफ विच रूल। तो ये रूल 3 ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस बाई ए गवर्नमेंट सर्वेंट वायलेट्स विच स्पेसिफिक प्रोविज़न। तो यह है रूल 3C ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ लीव विच ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज़ परमिटेड टू टेक ए लीव प्रिपेटरी टू रिटायरमेंट। तो इसका हमने आपको पहले ही बताया था, जितने दिन छुट्टी जमा कर सकता है वो उतने ही दिन की छुट्टी जो है वो रिटायरमेंट की तैयारी के लिए उसको प्रदान की जा सकती है। तो राइट आंसर हमारा होगा 300 दिन। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज एडमिसिबल फॉर कैश पेमेंट इन लिeu ऑफ EL HPL पुट टुगेदर ऑन अटेनिंग सुपरनुएशन। तो अधिवर्षिता पर यदि कोई पेंशन जाने वाला है तो 300 दिनों तक की छुट्टी का उसको कैसे लीव इनकेसमेंट दिया जा सकता है कि दिया जाता है। अगला प्रश्न है, व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन फ्रॉम सर्विस व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ EL अप टू विच इनकेसमेंट ऑफ लीव सैलरी इज पेएबल। तो ये होता है हाफ ऑफ EL सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 150 डेज। सपोज दैट किसी कार्मिक के खाते में 200 दिन छुट्टी जमा थी और उसने 200 दिन EL जमा थी और उसने रिज़ाइन दे दिया, तो उसको केवल 100 EL का ही लीव इनकेसमेंट दिया जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ स्पेशल कैजुअल लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू ए मेल गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ अंडरगोन वैसेक्टोमी ऑपरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। यदि कोई मेल सरकारी कर्मचारी नसबंदी कराता है तो पहली बार में उसको जो है कितने दिन की स्पेशल कैजुअल लीव मिलती है। तो ये 5 वर्किंग डेज की उसको स्पेशल कैजुअल लीव दी जाती है इस पर्पज़ के लिए। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज कैजुअल लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट एट एनी वन टाइम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक बार में अधिकतम कितने दिन की CL एक सरकारी कर्मचारी को दी जा सकती है। तो ये भी 5 दिन की CL एक बार में दी जा सकती है। वैसे एक साल में कितनी CL मिलती हैं बताओ, ये मिलती हैं 8 दिन। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ स्टडी लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू सेंट्रल हेल्थ सर्विस ऑफिसर ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। कल हमने बताया था कि जनरल सभी को जो
मिलती है वो 24 महीने की स्टडी लीव दी जा सकती है। लेकिन जो सेंट्रल हेल्थ स्कीम CHS वाले ऑफिसर्स होते हैं उन लोगों को 36 महीने तक की स्टडी लीव प्रदान की जा सकती है पूरी सर्विस के दौरान। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड अप टू विच मैटरनिटी लीव कैन बी ग्रांटेड टू ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज़ अनमैरिड। तो ये प्रश्न अगर आ जाए तो सब लोग हो सकता है गलत लगा दें, वो सोचेंगे यार अनमैरिड है तो इसको मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इसको भी सेम 180 दिनों की जो है मैटरनिटी लीव प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, इज़ एन अनमैरिड मेल गवर्नमेंट सर्वेंट एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ पैटर्निटी लीव। तो यहाँ पे जो है पुरुषों के साथ अन्याय हुआ है, इसमें पुरुषों को कोई भी लीव एलिजिबल नहीं है अगर अनमैरिड है तो पैटर्निटी लीव के रूप में। अगला प्रश्न है, मेंशन द डेट फ्रॉम विच चाइल्ड केयर लीव केम इनटू इफेक्ट। तो चाइल्ड केयर लीव जो है वो 1 सितंबर 2008 से जो है प्रभाव में आई थी, उसके पहले नहीं थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ चाइल्ड एडॉप्शन लीव दैट कैन बी ग्रांटेड टू ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट। तो चाइल्ड एडॉप्शन लीव जो है वो भी 180 दिनों की प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न, व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी प्रेस्क्राइब फॉर ए डिसेबल्ड चाइल्ड फॉर ग्रांट ऑफ अपर एज रिलैक्सेशन फॉर चाइल्ड केयर लीव टू ए फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट। हमने क्या पढ़ा था पुरानी वीडियोस में कि जो CCL मिलती है वो 18 साल की एज जब बच्चे की हो जाती है तब तक मिलती है। लेकिन यदि वो डिसेबल्ड है, और कितना डिसेबल्ड है, 40% या उसके ऊपर डिसेबल्ड है, तो उसको जो है कोई एज लिमिट नहीं होती है। अगला प्रश्न है, ज्वाइनिंग एन एसोसिएशन नॉट रिकॉग्नाइज बाई ए गवर्नमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड अंडर विच रूल। तो ये रूल 6 ऑफ CCS कंडक्ट रूल के तहत जो है रिस्ट्रिक्ट की गई है। अगला प्रश्न है, क्लासिफिकेशन ऑफ पेनल्टीज अंडर CCS CCA रूल्स इज प्रोवाइडेड इन विच रूल। क्लासिफिकेशन ऑफ पेनल्टी जो है रूल 11 है CCS CCA रूल का। अगला प्रश्न है, विच अथॉरिटी इज़ कम्पिटेंट टू प्लेस ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। तो ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी या फिर अथॉरिटी एम्पावर्ड अंडर CCS CCA रूल्स। अगला प्रश्न है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस डिफर्स फ्रॉम डिसमिसल बिकॉज। तो होता क्या है, दोनों में जो है सर्विस से हटाया जाता है, लेकिन डिसमिसल को जो है ज़्यादा बड़ी पेनल्टी माना जाता है। इसमें क्या है, फ्यूचर जो आपकी कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते हैं आप। इसका राइट आंसर है, रिमूवल डज नॉट डिस्क्वालीफाई फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट, जबकि डिसमिसल क्या है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगला प्रश्न है, अपील अगेंस्ट ए पेनल्टी ऑर्डर लाइज टू विच अथॉरिटी। तो ये अपीलेट अथॉरिटी के ही समक्ष जो है अपील की जा सकती है। अगला प्रश्न है, रिडक्शन टू ए लोअर स्टेज इन टाइम स्केल फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड इज कैटेगराइज एज। तो स्पेसिफिक पीरियड के लिए जब रिडक्शन होता है तो ये माइनर पेनल्टी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, ए पेनल्टी इम्पोज्ड विदाउट फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज। यदि नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया है तो ये वॉइड एंड लायबल टू बी सेट अबाइड हो जाती है। अगला प्रश्न है, अब्सेंस विदाउट लीव फॉर मोर देन 5 years रिजल्ट इन। तो यदि कोई 5 साल से ज़्यादा बिना किसी लीव के अब्सेंट है तो उसको क्या है, मान लिया जाता है कि उसने सेवा से त्यागपत्र दे दिया है। अगला प्रश्न है, अब्सेंस विदाउट लीव फॉर मोर देन 5 years। अच्छा, ये दोबारा रिपीट हो गया। अगला प्रश्न है, लीव नॉट ड्यू इज़ ग्रांटेड ऑन कंडीशन दैट। लीव नॉट ड्यू कब दी जाती है, जब एम्प्लॉय जो है इतनी सर्विस बची हो कि वो भविष्य में HPL अर्न कर लेगा। अगला प्रश्न है, मैक्सिमम पेनल्टी इम्पोजेबल ऑन CPIO फॉर डिले इज़। तो ये अभी आपको बताया था कि कितना 250 रुपये पर डे के हिसाब से, और मैक्सिमम 100 दिनों तक के लिए जो पेनल्टी लगाई जा सकती है कितनी हो गई टोटल, 25,000 रुपये तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है, या तो गलत इन्फॉर्मेशन देने पर या फिर ज़्यादा डिले करने पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर प्रोसीजर इज गवर्न बाई। तो ये होता है सेक्शन 11 ऑफ RTI एक्ट। अगला प्रश्न है, हु अपॉइंट्स सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, हु अपॉइंट्स सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। तो ये जो है
अरे ये सेम प्रश्न आ गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है प्रोक्योरमेंट थ्रू जैम इज़ मैंडेटरी। तो जैम के द्वारा प्रोक्योरमेंट कब मैंडेटरी हो जाता है? जब गुड्स या सर्विसेज आर अवेलेबल एंड मीट रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन, मतलब जो आपको चाहिए वो सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं, तब आपको जैम से ही खरीदना है। ऐसा नहीं कि तब भी आप जाके लोकल मार्केट से परचेज कर लें। अगला प्रश्न है लॉस ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी मस्ट बी रिपोर्टेड अंडर विच रूल। तो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो जीएफआर के रूल 33 में दी गई है, जीएफआर 2017 के। अगला प्रश्न है हमारा इन फाइल प्रोसेसिंग पीयूसी। अब ये पीयूसी आपको बहुत सुनने को मिलेगा आजकल। तो खैर जब ई ऑफिस हो गए, नहीं तो पहले क्या है, जो जब ई ऑफिस नहीं था तो ये पीयूसी वर्ड बहुत सुनने को मिलता था ऑफिस में। तो पीयूसी की फुल फॉर्म होती है पेपर अंडर कंसीडरेशन। ये आपके ऑफिस प्रोसीजर वाले पार्ट में प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है नोटिंग इन ए फाइल शुड बी। तो नोटिंग क्या होनी चाहिए? कंसाइज होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए और सिक्वेंसल होनी चाहिए। अगला प्रश्न है एक्सेप्टिंग हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम ए फॉरेन डेलीगेशन विदाउट परमिशन वायलेट्स विच रूल। तो ये जो है रूल 13 को जो है वायलेट करता है। जो भी गिफ्ट वाली जितनी भी चीज़ें वो सारी रूल 13 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल में आती हैं। अगला प्रश्न है हमारा फेलियर टू रिपोर्ट एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ वायलेशन ऑफ विच रूल। तो जो भी होता है इमूवेबल हो या मूवेबल प्रॉपर्टी है, सब रूल 18 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल में के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है एक्सेप्टेंस ऑफ कैश गिफ्ट्स ऑन सेरेमोनियल ओकेज़न बियॉन्ड परमिशिबल लिमिट्स वायलेट्स। तो मैंने आपको बता ही दिया जितने भी गिफ्ट्स वगैरह हैं वो सब रूल 13 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल में आते हैं। अगला प्रश्न है विच पेनल्टी परमानेंटली डिबार फ्यूचर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। तो ये आपको ऊपर ही पढ़ा दिया है। ये क्या है, डिसमिसल में क्या होता है, फ्यूचर जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी डिबार हो जाता है। तो राइट आंसर हमारा डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। अगला और लास्ट प्रश्न है चाइल्ड केयर लीव इज़ एडमिशिबल ओनली टू। तो चाइल्ड केयर लीव किसको मिलती है? ये फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट्स और जो सिंगल मेल पेरेंट है, सिंगल मेल पेरेंट को भी चाइल्ड केयर लीव प्रदान की जाती है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 100 प्रश्न टोटल। और इस वीडियो में मतलब इस सीरीज़ में हम आपको लगभग 500 वन लाइनर क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होगा आपका एम्स का जो एग्ज़ाम होने वाला है, साथ ही जामिया वाले एग्ज़ाम के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ही। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर 400 हो जाएंगे तो उसके बाद हम जो है मॉक एक फुल मॉक आपके लिए वीकली लाने की कोशिश करेंगे। तो जय हिंद।